मेरा नाम देव है। मैं एक डॉक्टर हूँ जो मुझे बड़े बड़े से अस्पताल में नौकरी मिल सकती थी, लेकिन मैंने एक मोहल्ले में क्लिनिक बना लिया और वहाँ बैठ गया। मेरे नंबर भी सबसे ज़्यादा आए थे और जैसे काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन मेरे साथ जिन लोगों ने एमबीए किया था उनका कहना था कि इतने अच्छे नंबर लेने के बावजूद और काबिलियत होने के बावजूद तुम्हें किसी बड़े अस्पताल ने नहीं लिया और तुम एक छोटे से मोहल्ले में आकर बैठ गए जहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे। मेरा क्लिनिक भी कोई ख़ास अच्छा नहीं था, क्योंकि शुरू में मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उससे ही सारी चीज़ें ली थी। सोचा था कि थोड़े पैसे कमाता जाऊंगा तो फिर उसकी हालात बेहतर कर दूंगा। मेरे दोस्त हंसते थे कि यह 2 दिन में 10 मरीज़ भी चेक नहीं करता होगा और हम तो 10 मरीज़ चेक करते हैं। और बात भी कोई इससे अलग नहीं थी। 20 मरीज़ भी आ जाते तो मैं काफ़ी खुश हो जाता था। दरअसल इसके पीछे एक वजह थी। मैं इंसानियत की सेवा करना चाहता था, इसीलिए नहीं कि मैंने कोई बहुत अच्छा इंसान था। वैसे भी जो डॉक्टर बनता है वह यही कहता है कि मैं इंसानियत की सेवा करनी है, लेकिन कुछ डॉक्टरों में इंसानियत भी नहीं रहती है। हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन डॉक्टर के फील्ड में जब कोई बुरा होता है तो फिर उससे ज़्यादा बेरहम और कोई नहीं होता है। वह तो मरे हुए इंसान से भी पैसे कमा लेता है। जब भी कोई डॉक्टर बनता है या डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो वह यही कहता है कि मैं तो लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर बन रहा हूँ। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है और डॉक्टर की बहुत इज्जत भी होती है। फिर शायद समय के साथ साथ वही इज्जत और पैसा उसके सिर पर सवार हो जाता है और वह एक बुरा इंसान बन जाता है। डॉक्टर के लिए रिश्ते भी अच्छे आते हैं। कोई भी उसे अपनी बेटी देने को तैयार हो जाता है, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो, उसकी उम्र कैसी भी हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वह तो सिर्फ वह जैसा भी इंसान हो, डॉक्टर का रिश्ता आया है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अच्छा करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे हमेशा से ही मुश्किल फैसले लेने का शौक़ था। मेरी ज़िंदगी बहुत अजीब थी। मैं अजीब तरह का इंसान था। शायद मैंने गलत फील्ड चुन ली थी, क्योंकि मेरे दिल में इंसानियत की सेवा करने का जज्बा तो न था ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए था जिसमें मैं बस एक कोने में अकेला बैठ जाता और अपने काम में लगा रहता। शायद मुझे लेखक या फिर कवि बनना चाहिए था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ही ऐसी होती है। मुझे ज़्यादा लोग अच्छे नहीं लगते थे। खैर, यह एक अलग मामला है। मेरी एक मंगेतर थी जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वह मेरी दोस्त भी थी। हमारी सगाई हो चुकी थी। मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। मुझे उससे वही प्यार था जो प्यार अपने फिल्मों, ड्रामों और किताबों में पढ़ा होगा, सच्चा वाला प्यार। बहुत मोहब्बत करता था मैं उससे। लोग कहते हैं कि किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन फिर उसे वह व्हाट्सअप ही कहते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, उससे बात भी सुनाते हैं। लेकिन मुझे उससे ऐसी मोहब्बत थी कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह शीशे की गुड़िया है और मुझे उसका ख्याल रखना है। उसके साथ साथ कभी कभी ऊंची आवाज़ में बात करना या गुस्सा करना या लड़ाई झगड़ा करना या उससे कोई बुरी बात करना, कह देना का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे मैं तो उससे नाराज़ भी नहीं होता था। वह जो भी कह देती मैं चुपचाप करके सुन लेता था, क्योंकि यह वही औरत थी जिसको मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहता था।
उसको अपने बच्चों की माँ बनाना चाहता था, अपना हमसफ़र बनाना चाहता था शायद। लेकिन जब मैं डॉक्टर बन गया तो मेरी माँ ने उसका रिश्ता यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और आपकी बेटी ने तो मैट्रिक भी नहीं किया हुआ है। मैं माँ और अपनी मोहब्बत के बीच में फंस गया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत को ही चुन लूँगा। अगर मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई तो मैं उसे मना लूँगा। लेकिन मेरी माँ ने पता ही नहीं उसको क्या कहा, उसे कैसी कैसी बातें सुनाई, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि मेरी इल्म में लाए बगैर मेरी माँ उससे मिलने के लिए गई हुई थी, यानी मुझे बताए बगैर गई थी। अब वहाँ जाकर उसने क्या बात की मुझे पता नहीं चला, पर मेरी माँ को भी मुझ में पर बहुत गर्व था, क्योंकि उसके ख़ानदान में मैं पहला लड़का था जो डॉक्टर बन गया था, वरना उसके ख़ानदान में सारे ही गरीब थे। कोई मेहनत मज़दूरी करता या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी की कोई छोटी मोटी दुकान थी। ऐसे में अगर ख़ानदान का कोई लड़का डॉक्टर बन गया है तो उसकी माँ ने तो ऐसी ही बातें करनी है। लेकिन पता नहीं उन्होंने उस लड़की को जाकर क्या कहा। वह दिल से मुझे चाहती थी। जब उसको यह पता चला कि उसकी शादी मेरे साथ नहीं होगी तो उसने आत्महत्या कर ली थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। मैंने अपनी माँ से कहा दिया था कि मैं उसी से शादी करूँगा। मैं अपनी माँ को नाराज़ करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि एक मर्द के लिए एक औरत को बनाया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम सीमा है। मेरे बड़े भाई का दोस्त बहुत ही सुंदर और ताकतवर बॉडी वाला है, जिसको पहली बार देखते ही मैंने तय कर लिया था कि मैं इससे ज़रूर प्रेम करूँगी, क्योंकि मैंने उसके छोटे भाई पप्पू के दर्शन कर लिए थे। कम से कम बहुत ही लंबे बड़े थे। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मेरी आँखें नीली और बाल गहरे काले हैं और मैं 5 फीट लंबी हूँ। 22 साल की उम्र में मैं पढ़ाई के लिए लंदन में रहती हूँ। यहाँ मैं अपने बड़े भाई आर्यन और उसके बचपन के दोस्त विजय के साथ 3 कमरों की एक फ्लैट में रहती हूँ। आर्यन पिछले 4 साल से लंदन में है और विजय भी 4 साल से उसी फ्लैट में रह रहा है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और मेरे घर वाले ने मुझे यहाँ आने की इजाज़त ही इस शर्त पर दी थी कि मैं अपने भाई के साथ रहूँगी। दिल्ली में मैं एक को एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे प्लॉट स्मार्ट और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर टाट करते थे, लेकिन मैंने कभी किया ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था और मैं हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहती थी। इसी दौरान मेरा दाखिला लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हो गया और मैं अपना समय को पूरा करने के लिए यहाँ आ गई। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने भाई से अलग रहूं ताकि अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जी सकूं, लेकिन घर वालों की यह शर्त कि मैं भाई के साथ रहूंगी एक इसी बांधा थी जिसे मैं पा नहीं सकती थी। जब मैं यहीं पहुंची तो विजय को देखकर हैरान रह गई। यह 5 फीट 10 इंच लंबा सांवले रंग का और एक जिम बदन वाला नौजवान था। उसका उम्र भी लगभग 24 साल होगी, यानी मुझसे कुछ साल बड़ा है, और गजब खूबसूरत था, जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वह हमेशा मज़दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे लड़कों की तरह अपनी कभी भी मुझे ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि काम की बात भी वे मुझसे कभी कभार करता था, और भी बहुत ही कम। उसका तरीका कुछ ऐसा था कि जैसे वह मुझे बिल्कुल देख ही नहीं सकता। वह उसी वक्त घर का आता जब आर्यन भाई भी मौजूद होते। अगर अभी ऐसा होता कि मैं घर में अकेली होती तो विजय भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब आर्यन घर आ जाते। यह बात मुझे हैरान करती कि आखिर भी मुझसे इतना क्यों डर रहा। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार चला जाता और मुझे अनदेखा कर जाता, जैसे उससे किसी ने बात ही नहीं की हो। जैसे जैसे वह मुझे अनदेखा करता, मुझ में उसे पाने की इच्छा बढ़ती जाती। उसकी बेरुखी मेरे दिल में उसके लिए जिज्ञासा और आकर्षण पैदा कर रही थी। मुझे इस बात का भी डर रहता कि अगर मैं कभी उसकी कोई बात करूं तो कहीं वह भाई को न बता दे, कहीं आर्यन मुझसे नाराज़ ना हो जाए।
लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उससे बात करती रहती। हर बार मुझे उसकी तरफ से बेरुखी और नाकामी का सामना करना पड़ा। या हल्का लंदन जैसे खुले माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की बुराइयां और बेहद ज़िंदगी से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार शाम को बाहर दोस्तों के साथ चला जाता, लेकिन विजय ऐसी तमाशा बातों से बहुत दूर था। वह अपना ज़्यादा वक्त पढ़ाई या अपने काम में लगाता। उसकी यही संजीदगी थी जिसने मुझे उसकी तरफ खींचा और मैं उसे मन ही मन चाहने लगी थी। एक दिन मैंने उसे अपने संतरे दिखाकर वीडियो पर आगे बढ़ाने से पहले यदि अपनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आंटी वाला बटन, घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें। एक बार जब विजय की तबीयत ख़राब थी, वह दिन भर घर में ही रहता था। बस कॉलेज से वापस आ जाता। बारिश का दिन था और मौसम काफ़ी ठंडा था। आर्यन भाई उस वक्त अपनी नौकरी पर थे, इसीलिए मैंने विजय के लिए चाय बनाई और उसे दे दी। मैंने देखा कि वह काफ़ी बेचैन महसूस कर रहा था। उसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मैं भी एक कप लेकर उसके कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। मैंने उससे पूछा कि तबीयत कैसी है, क्या वह कुछ खाना पसंद करोगी? वह मुझे किसी बात का जवाब नहीं देता और खामोश रहता। अपनी नज़रें कभी अपने लैपटॉप पर रखता तो कभी खिड़की से बाहर बारिश को देखता। वह मुझे अनदेखा कर रहा था, लेकिन मैं ठीक बनकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ यह मुझे कब तक अनदेखा करता है। मेरा मकसद सिर्फ उससे बात करना नहीं था, बल्कि उससे करीब महसूस करना चाहती थी। यह जानना चाहती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बातों के दौरान जब मैंने देखा कि वह मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, तो मैंने उससे सीधे सीधे यह पूछ लिया कि वह मुझे अनदेखा क्यों करता है। तो वह कहने लगा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती हैं। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसीलिए तुझसे दूरी रखता हूँ। मैंने उससे कहा, दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त। वह मेरी बात सुनकर थोड़ी देर खामोशी हो गया। उसके चेहरे पर उलझ के निशान थे। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसे अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें पाकर रहूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। मेरी बात सुनकर इस वह कुछ देर हैरत से मेरी तरफ देखता, फिर कहने लगा, यह बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगा। हमारी दोस्ती बरसों पुरानी है। मैं नहीं चाहता है कि हमारी दोस्ती में दरार आए। यह रिश्ता आर्यन के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। मैंने उसको कहा, तुम इसकी फ़िक्र न करो, यह बात मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगी। उस दिन मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। मुझे लगा कि उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुँच सकती हूँ। उसकी हिचकिचाहट और फिक्रमवादी ने मुझे यह यकीन दिलाया कि वह भी मुझे कुछ न कुछ महसूस करता है। अब मुझे उसके दिल में डर दूर करना था और उसे यह यकीन दिलाना था कि इस रिश्ते में कोई खतरा नहीं है। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्तों तक मुझे कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। विजय का बर्ताव अभी भी ऐतिहासिक था, हालांकि वह पहले से थोड़ा कम अनदेखा करने लगा था। इसी दौरान मेरे भाई आर्यन को रात के वक्त एक नई नौकरी मिल गई, जहां पहले वाली नौकरी से दुगना ज़्यादा वेतन था। वह इस प्रस्ताव पर बहुत खुश था। मैंने भाई से बात की, वो भी यह नौकरी ना करे, क्योंकि मैं रात के वक्त घर में अकेली रहूँगी और मुझे अकेलेपन से डर लगता है। वह कहने लगा, अकेली क्यों, विजय भी तो घर में है होता है। विजय भी उस वक्त हमारे पास ही मौजूद था, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैंने उस वक्त उसकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कहा, विजय तो ऐसे ही होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ, दिल बदल जाता है। लेकिन विजय तो मुझसे बात करने से भी भागता है। मेरी आर्यन भाई हंसने लगे और विजय को संशोभित कहने लगे, क्यों विजय, क्या बात है? यह तुम्हारी शिकायत कर रही है। लगता है तुम्हारी तन्हाई से उसे बोरियत होती है। तो विजय ने एक बार नज़र उठाकर पहले आर्यन और फिर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर उसने फ़ौरन अपनी निगाहें दोबारा अपने लैपटॉप पर टिका ली
मैंने मौका हाथ से न जाने दिया और आगे कहा, या तो ऐसे मुझसे भागते हैं जैसे मैं इन्हें खा जाऊंगी। 6 महीने विजय ने मुझसे कभी सीधे बात नहीं की और आप कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने और ज़्यादा नाटकीय अंदाज में कहा, आर्यन भाई जब कभी घर पर ना हो तो विजय घर आ जाए और घर में आपको ना पाकर यह तो बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है अगर अपने रात की ड्यूटी वाली नौकरी कर शुरू कर ली तो यह भी घर नहीं आया करेंगे और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। मेरी बात सुनकर भाई जोर से हंसने लगे और विजय को एक बार फिर संबोधित करके कहने लगे, विजय क्या यह सच है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उसने एक बार फिर अपना सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी और कुछ कहने की वाला था कि आर्यन भाई ने बोला पड़े और कहने लगे, विजय मुझे तुम पर और बहन तुम दोनों पर भरोसा है। मेरा ख्याल है कि मेरी गैर मौजूदगी में आइंदा मेरी बहन को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। विजय तुम इसका ख्याल रखोगे। आर्यन भाई की बात सुनकर विजय बोला, आर्यन दरअसल उसने अपनी बात शुरू की थी कि आर्यन भाई फिर बोल पड़े, बस अब यह विजय बंद करो और बहन जा चाय बनाकर लाओ, सब मिलकर चाय पीते हैं और यह बात यही ख़त्म है। मैं उठकर किचन में चली गई। वापस आई तो कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया था और दोनों कहने लगा कर हंसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी मजाकत चल रहा हो। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और हम लोग चाय पीते रहे। इस दौरान मैंने देखा कि विजय बात करते करते चोरी चोरी मुझे देखता है और फिर मुझसे नज़रें मिलते ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे खुशी महसूस हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल गई। मेरे ख्याल में यह पहली बार था कि विजय मेरी तरफ नज़र उठाकर देख रहा था। उसकी आंखों में एक नई सी शरारत थी। पहले तो मुझसे बात भी नहीं करता था, अपनी नज़र नीचे रखता था या इधर उधर देखता रहता था। यह एक छोटी सी लेकिन अहम कामयाबी थी। अगले दिन भाई ने विजय से कहा, विजय कल से तुम अपनी नौकरी पर जाते हुए बहन को उसके कॉलेज छोड़ दिया करना और वापसी या खुद लेकर ट्रांसपोर्ट पर आया करेंगी। मैं रात को ड्यूटी पर रहूँगा, तुम इसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले और तुम भी विजय को ज़्यादा तंग ना करना वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। यह सुनकर मुझे दिल में सुकून मिला। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद जब विजय नौकरी पर जाने लगा तो मैं जल्दी से उसकी गाड़ी का सामने वाला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। उसके चेहरे पर हैरानी के मिले जुले भाव थे। वह गाड़ी में बैठा और एक नज़र मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराहट गाड़ी चलाने लगा। वह चलाते हुए खामोश था, जैसे अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने वही इस खामोशी का तोड़ा और कहने लगी, विजय आप जितना दूर भागोगी मैं उतना ही पास रहूँगी और मैंने कहा था कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमको पाकर रहूँगी, तुम मेरी किस्मत में हो। वह मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा, कभी हल्का सा सिर हिलाता और मुझे कॉलेज के बाहर छोड़कर चला गया। मुझे लगा कि मेरे शब्द उसके दिल पर कुछ न कुछ असर कर रहे हैं। दोपहर को मैं घर आई तो आर्यन भाई सो रहे थे। मैंने अपने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को विजय आए तो मैंने उनको भी चाय पेश की। इतने में आर्यन भाई भी उठ गए और अपनी नौकरी के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने का क्या मूड है? तो आर्यन भाई कहने लगे, मैं तो नौकरी पर रहूँगा, बेहतर है जब तक मेरी रात की नौकरी है आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करना, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह बात सुनकर उछल पड़ी कि विजय के साथ मैं पहली बार आज बाहर खाने के लिए जाऊंगी। यह एक ऐसा मौका था जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। भाई की नौकरी पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही जबकि विजय अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। रात को 10 बजे जब भूख की जिद बढ़ने लगी, मैंने विजय के कमरे का दरवाज़ा बिना ताला लगाए खोला और कहा, आज क्या आपने भूख हड़ताल रख रखी है? अगर ऐसा भी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूखा न रखे। मेरी बात सुनकर विजय मुस्कुराए और अपना लैपटॉप एक तरफ रख कर उठ गए और कहने लगे, तुम आधा घंटा और इंतज़ार करो, मैं
मैं फ्रेश से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप घर कुछ न लाएं, मैं भी आपके साथ चलूँगा और बाहर बाहर ही खा कर आएंगे। आज मुझे आपके साथ बाहर खाना है। मेरी बात सुनकर वह एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी। फिर कहने लगा, चलो ठीक है। मैंने कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदल लूँ, कुछ अच्छा पहन लेती हूँ। तो वह कहने लगा, क्या बदलाना है, अच्छी भली तो हो, तुम्हें किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी बात सुनकर कर दी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे ही बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी चला दी और खामोशी में ड्राइविंग करता रहा। मैंने इस खामोशी को तोड़ा और उससे पूछा, आप मुझे जानबूझकर अनदेखा क्यों करते हो? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अब मुझ में कोई कमी है कि आप मुझसे बात करने से भी कतराते हैं? आस्था, मेरी बात सुनो। अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम चाहे सारी दुनिया को बता दो, मुझे परवाह नहीं है। मैं तुमसे तब तक पूछती रहूँगी जब वह तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाता, जब तक मुझे यह नहीं मालूम होता कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों है। तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे लिए सम्मानित हो, बस यही वजह है। तुम्हें कब कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त की बहन नहीं हूँ? मैं क्या दोस्त की बहन भी दोस्त नहीं बन सकती? क्या यह ज़रूरी है कि वह सिर्फ बहन ही रहे, कभी दोस्त ना बने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वह क्या सोचेंगे? हम दोनों पर नाराज़ हुए, यह सब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगी। आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है और मेरी तरफ एक बार ध्यान देना। फिर भी मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। यह हमारी दोस्ती के खिलाफ है। क्यों अच्छा नहीं लगता? इसकी कोई ख़ास वजह भी हो तो बताओ। शायद मैं भी उसको बुरा समझाने लगूं और अपना इरादा बदल लूं। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, उसके तंग आकर कहा। उसके चेहरे पर बेबसी के निशान थे। फिर मेरी बात मान लो, मैं आपको यह बता दूं कि मैं आपको पसंद करती हूं और आपको पाकर ही रहूंगी। मैंने तुम पर अपना दिल हारा है। हाँ, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दो, मैं अपनी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। उसने उसने पेप्सी के सामने गाड़ी खड़ी की और खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद 2 हलाल बर्गर और 2 कोक ले आया। मैंने उससे कहा कि खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ पास के किसी पार्क के चलते हैं जहाँ बैठकर खाएंगे। मुझे खुली निगाहों पर बैठकर खाना पसंद है। वह मेरी बात सुनकर खामोश रह गया और गाड़ी चलाने लगा। के बाद उसने एक खूबसूरत पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, जहां हल्की रोशनी थी और सुकून महसूस हो रहा था। हम दोनों ने एक बैठकर बरगद खाए। इस दौरान भी मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह खामोश रहा। कभी आसमान की तरफ देखता तो कभी घास पर निगाहों जमाए रखता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने महसूस किया कि उसके खामोश में भी कुछ छिपा हुआ है। वह कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिचकिचा रहा था। अगले रोज़ शुक्रवार का दिन था। सुबह जब वह मुझे कॉलेज छोड़ने गया तो रास्ते में फिर बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन हमेशा की तरह मुझे नाकाम का मुंह देखना पड़ा। उसका रवैया अभी भी वही पुराना था। उस दिन शाम को जब घर की नौकरी पर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप नौकरी पर न जाइए, मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। क्यों, खैरियत तो है ना आस्था? क्या कोई समस्या है? नहीं, ऐसी आज मेरा बाहर खाने का मन कर रहा है। जब से लंदन आई हूँ कभी भी आप मुझे बाहर खाने के लिए नहीं लेकर गए। मुझे आपके साथ जाना है। मैं तो नहीं लेकर जा सकता, मेरी रात की ड्यूटी है। तुम विजय के साथ चली जाना। या तो शरीफ है या तो इसे इंसान है। ना खुद कहीं जाते हैं ना कहीं मुझे लेकर आ जाएंगे। उनको तो घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं है। मेरी बात सुनकर आर्यन भाई हंसने लगे और कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं, हुआ है तो बहुत खुलेआम मिजाज आदमी, लेकिन तुमसे थोड़ा आरक्षित रहते हैं। पता नहीं क्यों मुझसे आरक्षित क्यों रहते हैं, या मुझे मालूम नहीं है। खैर छोड़ो इस बात को। अगर आप मुझे ले जा सकते हैं तो ले जाए, वे मुझे नहीं लेकर जाएंगे। अगर तुमके उनके साथ जाने के लिए कहना है तो साफ कह दे कि मैं न जाऊं। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
तुम उसे कह देना, वह तुम्हें ले जाएगा। वह नहीं मानेगा, आप खुद उनसे कह दे तो शायद वह आपकी बात मान ले। वह आपकी बात मान ले।